कहाँ घूम गई शीट? कल सुबह क्लास नहीं है क्या किसकी? आपकी? वीडियो दूंगा, वीडियो है वर्क पावर एनर्जी के रिवीजन का वीडियो, अभी आज ही बनाया मैंने। चलो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डाउट बताओ। 1 2 3 1 में डाउट बताना है। दोनों नेगेटिव। हाँ आ गया, माइनस आर अल्फा आई कैप माइनस पाई आर अल्फा जे कैप, यही है। हाँ हाँ यही है। हाँ अल्फा एंटी क्लॉकवाइज, टाइम टी की वैल्यू तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर पाई बाय 2, ये यहां पहुंचेगा तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो ए टेंजेंशियल इधर, ए सेंट्रीपिटल इधर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो। हैज प्रूव्ड, याद आ गया कि अगर यहाँ पे कई मासेस भी लगे होते और ये ऐसे घूम रहा होता तो इस पॉइंट पे टेंशन कितनी आती? इनकी। आया समझ में? यस सर। L1 L2 L3 बोलना जरा, टेंशन कितनी आएगी बोलो। M1 ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस L2 प्लस कंबाइंड होते हैं। नहीं आया समझ में? हाँ सर आ गया। सोचो, आगे M1 के फ्रेम में आगे वाले का। इस हिस्से के पास एक्सीलरेशन कितना है? ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस L2। इस बच्चे के पास कितना है? L1 प्लस L2 प्लस L3। हैज प्रूव्ड। तो यहाँ ये टेंशन कितनी है? इसका एम है और इसका एम है, ठीक है? यस सर। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम ये कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल ऐसे घूम रहा होता, ऐसे, तो ये L होता, ये H होता, ये B होता, मास M, तो टेंशन कितनी आती? M ओमेगा स्क्वायर, रेडियस क्या लेंगे? L प्लस H/3 H/3 2H/3 मतलब वो उसकी सेंट्रोइड 2H/3 सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास की रेडियस लेते हैं, ठीक है? और इसी में शायद ये याद आ गया होगा कि रॉड जब होती है तो इस पॉइंट पे टेंशन किस हिस्से का लेंगे? पीछे वाले का। इसका, पीछे वाले का, क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास ये है, ये वाला। चलो तो आंसर सही है। थर्ड पे आ जाओ। सर इसका आगरा भी हो सकता है? किसका? पॉसिबल वैल्यू पूछिए और स्टैटिक फ्रिक्शन है। थर्ड का? हाँ हाँ सर आगरा भी होगा। हाँ वो तो एम ओमेगा स्क्वायर आर स्यूडो है, एम जी नीचे है, ये नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। ये आएगा। क्या म्यू पूछा है? जी बाय ओमेगा स्क्वायर आर। तो दिल्ली सही है, तो आगरा भी होगा। सिंगल करेक्ट है तो हम दिल्ली लगाएंगे, मल्टीपल में आगरा दिल्ली दोनों होता है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पक्का? हाँ अच्छा क्वेश्चन है वैसे। अंग्रेजी विल बी ओनली स्टडी पोजीशन, तो इसमें हमें क्या करना है कि किसी भी थीटा पे अगर ये इक्विलिब्रियम आता तो इस पे ये बाहर लगता, ये नॉर्मल रिएक्शन एन आता, ये एम जी आता, ये एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा आता। तो नॉर्मल रिएक्शन का साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा और एन का कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। डिवाइड कर दो तो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी कॉस थीटा। क्लियर? ओमेगा की वैल्यू जी कॉस थीटा बाय आर अंडर। पूछा क्या गया है अब देखते हैं। हाँ अब देखो, अगर कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ओमेगा शुड बी, ये मैंने सही लिखा कि नीचे कहीं उल्टा आ रहा है? नीचे आएगा cos थीटा। जी के साथ cos थीटा नीचे आएगा, हाँ वही, तभी आंसर गलत हो रहा था। हाँ तो ओमेगा की वैल्यू आई जी अपॉन आर cos थीटा अंडर रूट में। लेकिन अगर cos थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो नॉट पॉसिबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो ओमेगा की वैल्यू अगर जी बाय आर से छोटी हो गई तो
cos थीटा 1 से बड़ा निकल आएगा, मतलब नॉट पॉसिबल होगा। और नॉट पॉसिबल होगा इसका मतलब कोई इक्विलिब्रियम यहाँ थीटा मिल ही नहीं सकता, इसका मतलब ये केस ही नहीं बन सकता। तो केस क्या बनेगा फिर? सिर्फ बॉटम पे लटके रहने का। ठीक है, तो आंसर आया बॉम्बे। समझ में आया? cos थीटा रियल नहीं रहेगा। ये चलो क्वेश्चन नंबर 5। मैं फिगर नहीं दिया। बता। यार आ रहा था ठीक है, नहीं, read from नहीं, rest नहीं, edge नहीं, with the नहीं आ रहा object था। slides along the नहीं आ रहा। inside of the loop. Loop track consists of a wrap and circular as shown in figures. The trap तो स्लाइड ही है सर अपन। an object of mass m, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन। हाँ ये हाँ यही है। हाँ है तो ये ऐसे। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन उन्होंने क्या कहा? 3mg। 3mg। ठीक है, अगेंस्ट द ट्रैक, ऐसे ही शायद है कुछ, है ना? ये तो यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर आर स्यूडो mg नीचे, क्लियर? नॉर्मल रिएक्शन नीचे, तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। नॉर्मल रिएक्शन 3mg है तो वेलोसिटी 4gr। यहाँ वेलोसिटी 4gr है, तो ये हाइट h क्या पूछा है? हाइट पूछी। किस हाइट से फेंका गया है? तो सिंपल सी बात है, ये कितना है? ये 2r, तो यहां से 2r हाइट ऊपर, 4r आंसर आ गया, और 2r नीचे से। क्लियर? ये आ गया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं? ये है फिगर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 दिल्ली। बता दो। बताना है। दिल्ली। देखो इसमें ये तो तय है किसी भी समय पे हॉरिजॉन्टल है, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है शायद, तो नॉर्मल रिएक्शन ही mv स्क्वायर बाय r है। तो यहां से पीछे फ्रिक्शन लगता, फ्रिक्शन म्यू mv स्क्वायर बाय r है, और फ्रिक्शन ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो m dv बाय dt माइनस म्यू mv स्क्वायर बाय r, ऐसा कुछ होगा। अब देखते हैं ग्रेविटी है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। पता नहीं ग्रेविटी है, जी लिखा है ग्रेविटी। तो फिर हमें क्वेश्चन थोड़ा और देखना पड़ेगा। तो किसी भी समय पे एक स्यूडो बाहर है, mg नीचे है, तो नॉर्मल रिएक्शन के रिजल्टेंट में रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? mg का होल स्क्वायर v स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो फ्रिक्शन पीछे है, स्पीड आगे। पूछा क्या है? डिटरमिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हाँ, तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू n, तो m dv बाय dt, तो v dv बाय ds लेना है क्योंकि डिस्टेंस पूछा है, इज इक्वल टू माइनस म्यू m g स्क्वायर प्लस v टू दी पावर 4 बाय r स्क्वायर का अंडर। v dv बड़ा अच्छा बन गया भाई, 10 इनवर्स में आ रहा है शायद, r स्क्वायर सही है, म्यू ds लिमिट उल्टी पलट दो तो 0 से s, 0 से v नॉट बन गया ये 10 इनवर्स में। ऑप्शन तो लॉग में देते। लॉग में। अभी लॉग में, हाँ लॉग में ही तो बनेगा। लॉग में ही तो है, लॉग में अंडर रूट आया। पे, अंडर रूट है, सॉरी अंडर रूट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लॉग में। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, v टू दी पावर 4 बाय r स्क्वायर को अगर मैं t रख दूं, सॉरी v स्क्वायर बाय v r स्क्वायर को बाय v स्क्वायर बाय r को अगर मैं t रख दूं, तो 2v बाय r dv इज इक्वल टू dt। तो 2 बाय r की कमी है तो r बाय 2 मल्टीप्लाई किया, 2 बाय r अंदर भेजा, तो r बाय 2 बाहर ले लूं, dx या जो भी लिख लूं अपॉन g स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, लिमिट
r/2 log ऑफ x प्लस जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, लिमिट छापी, यहाँ कितना आ गया म्यू टी। आ गया समझ में? वैल्यू छाप दो, x की वैल्यू 0 पे 0 है तो 0 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी g, और मैक्सिमम वैल्यू पे v स्क्वायर बाय r है तो v स्क्वायर बाय r बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो लॉग के अंदर नीचे r बाय म्यू टाइप का आएगा 2r/2 म्यू, डेली आएगा। ठीक है, आ गया समझ में क्वेश्चन? यस सर। 7th बॉम्बे। बॉम्बे ले आए। 8th दिल्ली। दिल्ली। 9th वो तो जो बताना होता है, ये शायद टेंशन दोनों में सेम है, टेंशन दोनों में सेम है, एक ही थ्रेड है। ऐसा कर लिया ये क्वेश्चन? यस सर। वर्टिकल कंपोनेंट mg के बराबर, हॉरिजॉन्टल सेंट्रीपिटल के बराबर। आ गया आगरा? हाँ सर। 10th चलो बता दीजिए। 10th unbanked high the highway traffic at 100, the highway carries traffic at पता नहीं क्या है, what is the approximate maximum? ठीक है, an unbanked circular curve on the level road makes a turn of 90 degree। फॉर्मूला ठीक है, the highway carries a traffic at 108, centripetal on the force। सीधे वैल्यू नहीं छाप देनी इसमें, सही है। आंसर नहीं आ रहा था पता नहीं इससे। क्योंकि Approx f आएगा। सेंट्रीपिटल इन्होंने कहा mg/10 के बराबर है, हाँ तो mv हाँ। स्क्वायर बाय r mg/10, इससे नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा सर। 1.6 सर, आएगा सर, वो उसको एंड में 2 पाई आर के इक्वल करना पड़ेगा। 2 पाई आर बाय 2 पे सॉरी। क्या पाई r/2 क्या है? मतलब लेंथ लेंथ निकाल लिया ना। लेंथ पूछिए। डिस्टेंस। ओके, लेंथ ऑफ कर्व निकालना है, हाँ, लेंथ ऑफ वो कर्व। रेडियस 0.10 किलोमीटर आ गई। हाँ अच्छा। हाँ, लेंथ, ये कर्व की लेंथ पूछी। ओके, इससे रेडियस निकाल लो और ये πr/2। वही सोचे कि 90 डिग्री का तो यूज नहीं हो रहा है। कर लिया? चलो चलो 11वां 12वां 13वां 14वां बताओ। 11 से 14, चिल है चलो 15, चिल है। 16 सर ये बता दीजिए। आ दीजिए एक बार। चलो, a point the point object is tied to the wall at certain the speed of the hemisphere v, acceleration a। ओके, तो हेमीस्फीयर की स्पीड v है, एक्सेलरेशन ये। तो अगर ये v से आगे जाएगा तो ये वाला पत्थर जो भी है ये v से नीचे गिरेगा, ये v से इधर गिरेगा। ये समझ पाए? सोचो। आया समझ में? नहीं आया समझ में? ये अगर x जाएगा तो x ये इधर गया तो अब ये होल यहां से आएगा, ये ऐसे जब बनेगा तो ये लेंथ कहाँ गई? नीचे। हाँ ठीक है। सही है। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे ही तो सोच सकते हो, ये x जाएगा तो ये x नीचे गिरेगा इसके रिस्पेक्ट में। बिल्कुल यही सोचा था। वी भी आगे आएगा ना। हाँ, तो अभी तो हम, इसके पास v है तो इसके पास v इधर और v इधर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो एक्चुअल स्पीड पूछी है तो इन दो का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। वीपी किसके रिस्पेक्ट में? चलो, वीपी तो ये आएगा, एक भी नहीं है वीपी का आंसर। हो सकता है सॉल्व करने पे 120 डिग्री हो, शायद ये 120 बन रहा होगा। हाँ 120 ही बन रहा है, 30 दिया है देखो। तो रिजल्टेंट सॉल्व करने पे भी आ गया। क्लियर? तो एक्सीलरेशन निकालना है तो हम इसको स्टॉप करते, इसको स्टॉप करते तो ये प्योर सर्कुलर मोशन होती v से, तो इसके पास एक v स्क्वायर बाय r इधर आता सेंटर की तरफ,
लेकिन एक v स्क्वायर बाय r जो सेंटर की तरफ आया वो इसके रिस्पेक्ट में आया, इसका एक्सेलरेशन ऐड करना पड़ेगा। इसका एक्सेलरेशन किधर है? ए। ये है बात। तो आंसर तो ये आ रहा है। तो दिल्ली कैसे होगा फिर? दिल्ली नहीं है ना आंसर, परपेंडिकुलर थोड़ी बनी। है ना, बॉम्बे आ रहा था। मैं समझ गया क्या है, एक मिनट। बॉम्बे तो आ रहा है। अरे इसके, हाँ अभी एक और है, 3 है एक्सीलरेशन इसके पास। एक ए इधर भी है, सोचो। हाँ ये सोच पाए? क्योंकि हाँ, ये हाँ। ए से इधर जा रहा है, हाँ हाँ ये ए से इधर जा रहा है, रेड की वजह से। ये तो है ही। हाँ तो इसके पास एक एक्सीलरेशन ए टेंजेंशियल है, ए के इसका मिलेगा, एक सेंट्रीपिटल मिलेगा v स्क्वायर बाय r। ये 3 आएंगे। हाँ। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर निकालना होता तो आंसर ये 2 आते, ये v स्क्वायर बाय r और a का रिजल्टेंट। तो ये जो आंसर आया है p विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ग्राउंड के रिस्पेक्ट का तो गंदा आएगा। तो आंसर बॉम्बे ओनली, और अगर इसके रिस्पेक्ट के मान लें तो बॉम्बे दिल्ली दोनों सही है। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक। तो हमने क्या किया, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसके पास वेलोसिटी दी थी, एक्सीलरेशन दिया था, तो हमने इसको स्टॉप कर दिया। तो स्टॉप किया तो ये क्वेश्चन ऐसा बन गया, ये दीवार भी से आगे आने लगे, ए से आगे आने लग गई। तो इसके पास एक v इधर आ गया, इसके पास a इधर आ गया, और नो डाउट एक a सेंट्रीपिटल v स्क्वायर बाय r इधर। तो ये जो डेटा निकला है ये विथ रिस्पेक्ट टू वेज है। अब इससे अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो इसके पास एक वेलोसिटी, ये एक वेलोसिटी, एक्सीलरेशन 2 तो इसी के रिस्पेक्ट में थे, एक और आएगा, क्लियर? हाँ सर। ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आंसर विथ रिस्पेक्ट टू वेज में बॉम्बे दिल्ली है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में बॉम्बे ओनली। इन दोनों ए का रिजल्टेंट बी स्क्वायर बाय आर के साइड नहीं, बीच में से पास होगा ना। अच्छा ठीक है। नहीं तो सर ठीक है, 30 डिग्री तो ये है ना, ए का रिजल्टेंट ठीक है, ए बनेगा, ये 30 डिग्री बनेगा। तो दिल्ली की जगह आंसर होता v स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2a v स्क्वायर बाय r cos 30। झिल गया? ये आता। हाँ हाँ। चलो अपन आते हैं अगले पे। अगला 17 मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ टोटल एक्सीलरेशन। ये इसके रिस्पेक्ट में ओमेगा से घूम रहा है। O moves along a circle of radius r so that its center r। तो बस सिंपल सी बात है, ये सेंटर के रिस्पेक्ट में 2 ओमेगा से घूम रहा होगा। ये आया समझ में? हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। ये अगर ओमेगा से घूमेगा तो ये 2 ओमेगा से घूमेगा। क्यों? ये अगर थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा। तो इसकी स्पीड हम टेंजेंशियल लिख सकते हैं, लेकिन कितनी? 2 ओमेगा r। और सेंट्रीपिटल 2 ओमेगा का होल स्क्वायर बाय r। अब देखते हैं क्या है आंसर। ओमेगा r 0.4 वाले 2 है, ओमेगा स्क्वायर r 16 का 5 गुना 80, ओमेगा 8 64 532 दिल्ली। ठीक है, यही आंसर आ गया समझ में पक्का? यस सर। तो ये सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, बस सेंटर के रिस्पेक्ट में 2 ओमेगा है। चलो 18 ओके हो गया। हाँ सर, आगरा बॉम्बे दिल्ली, कोई दिक्कत तो नहीं? ये भी तीनों ये सही है? हाँ यस सर। चलो 20 चले। मूविंग इन सर्कुलर पाथ एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी नेवर बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बिल्कुल सही, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी सही है। टेंजेंशियल एंड एंगुलर आर अलोंग, सही है ना आंसर तीनों? हाँ सही सही। ये शायद क्लास में हो गया था। हाँ 21 हाँ 22 भी हो गया था। 22 भी हो गया था। यस। 23 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग। यहां ध्यान देना अच्छे से, जो कार के बारे में बात की है, तो
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि अगर ये ब्लॉक है, ब्लॉक के साथ दिक्कत ये है कि अगर इसकी वेलोसिटी इधर है तो गारंटीड फ्रिक्शन अपोजिट है, लेकिन व्हील्स के साथ ऐसा नहीं है। जब व्हील्स होते हैं तो वेलोसिटी इधर फ्रिक्शन अपोजिट भी हो सकता है, उसकी डायरेक्शन में भी हो सकता है, इवन परपेंडिकुलर भी हो सकता है। मींस मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये ब्लॉक सर्कल में भी घूम रहा होता तो भी इस पे फ्रिक्शन पीछे होता। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन काइनेटिक है और काइनेटिक की डायरेक्शन एडजस्ट नहीं होती। लेकिन व्हीकल में कैसे काम चल जाता है? क्योंकि व्हीकल में ये पहिए लगे होते हैं, हाँ, तो इन पे जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मर्जी से डायरेक्शन बदल सकता है। ये फील आया? सर मींस अगर इस क्वेश्चन में हमने सिंपली ब्लॉक रखा होता तो हमेशा फ्रिक्शन टेंजेंशियल होता और ब्लॉक के अपोजिट होता। क्लियर? चलो, इसी से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ब्लॉक को अगर आप ऊपर वेलोसिटी दोगे तो फ्रिक्शन पीछे ही आएगा। ब्लॉक, समझ गए? नीचे वेलोसिटी दोगे तो फ्रिक्शन ऊपर आएगा। लेकिन जब व्हील में आप जरा याद करिए कि हम वेलोसिटी ऊपर दें तो भी फ्रिक्शन ऊपर आता है और जब नीचे आ रहा होता है तब भी फ्रिक्शन ऊपर आता है, स्टैटिक के केस में। ठीक है? तो जो हम ये कहते हैं कि अगर एक कार ऐसी है तो इसका मैक्सिमम अपवर्ड एक्सीलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो मैं कह सकता हूं म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। बताओ कैसे? यस सर। हाँ सर, सही बात। जब पूरा का पूरा फ्रिक्शन ऊपर आ जाए हाँ और इसी को म्यू कॉमन लूं तो, या समझ गए, कॉस थीटा कॉमन लूं तो म्यू माइनस टेन सर ये थीटा। म्यू क्या होगा ना, काइनेटिक होगा। म्यू नहीं, स्टैटिक है, स्टैटिक स्टैटिक, तभी तो उल्टा स्टैटिक है, तभी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग गया। इसका मतलब अच्छे समझना, कार को ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करना सिर्फ तभी पॉसिबल है जब म्यू टेन थीटा से बड़ा हो। अगर म्यू टेन थीटा से छोटा हुआ तो आपकी कार ऊपर एक्सीलरेट कर ही नहीं सकती। जा सकती है ऊपर, वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी कम होने लगेगी। आया समझ में? लेकिन अगर ये ब्लॉक होता तो ब्लॉक के केस में आपने अगर वेलोसिटी ऊपर दी तो एक्सीलरेशन ऊपर आ ही नहीं सकता, ये दोनों ही नीचे आएंगे। समझ गए? और पहिए के केस में ऐसा हो सकता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जब हम पहिए की बात करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जिसकी डायरेक्शन हम किसी भी तरफ ले सकते हैं। यही वजह है कि इस क्वेश्चन में कार घूम रही है तो इसका फ्रिक्शन कहीं भी हो सकता है। अब जरा देखें, कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, इसका मतलब इस पे mg sin थीटा ये है, तो इस प्लेन में mg sin थीटा का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है, mg sin थीटा का एक सेंट्रीपिटल कंपोनेंट है। इस टेंजेंशियल कंपोनेंट को काटना ही पड़ेगा। कौन काटेगा? फ्रिक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि mg sin थीटा और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट यहां से पास होना चाहिए। ये समझ में आया? सोचो, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो है नहीं, एक ही है v स्क्वायर बाय r, तो फ्रिक्शन को कहां होना पड़ेगा? यहां पे। अब हम जरा इस पोर्शन में बात करें, mg sin थीटा इधर है, f नेट सेंटर की तरफ आना है, तो फ्रिक्शन को कहीं ऐसे कहीं होना पड़ेगा, पीछे इधर कहीं, तभी तो फ्रिक्शन और इसका रिजल्टेंट इधर आएगा। अब वो कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, कहीं भी हो सकता है। लेकिन जरा नीचे वाले पार्ट में देखते हैं, इसमें mg sin थीटा इधर है, रिजल्टेंट इधर आना है, तो रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कटने चाहिए और एक इधर भी आना चाहिए, तो फ्रिक्शन ऐसे कहीं होगा। सोचो, एक कंपोनेंट mg को इफेक्ट को काटेगा, एक सेंट्रीपिटल देगा, तो इससे मैं फ्रिक्शन तो हॉरिजॉन्टल हो ही नहीं सकता था।
यही पूछा है ना, हॉरिजॉन्टल कब है। हाँ बना के देख ले कि मान लो हमें लगता है कि हॉरिजॉन्टल हो जाता, तो दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो हॉरिजॉन्टल इधर होता, अगर हॉरिजॉन्टल इधर होता तो सेंट्रिपिटल तो ये दे सकता है, लेकिन टेंजेंशियल में तो जुड़ गया mg के साथ, हाँ तो स्पीड बढ़ने लग गई। हाँ ये नहीं हो सकता। अब हम उल्टी साइड बनाएं तो स्पीड काट रहा है लेकिन सेंट्रिपिटल नहीं दे रहा है। फिर सेंट्रिपिटल कौन दे रहा है, mg भी बाहर की तरफ, फ्रिक्शन भी बाहर की तरफ। क्लियर? इससे पता चला कि ये दो पोर्शन तो आंसर नहीं है, ऊपर वाले पोर्शन आंसर हो सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, हर पॉइंट पे पता भी कर सकते हैं। से डी ये है, डी पे mg sin थीटा टेंजेंशियल है, तो पक्का एक फ्रिक्शन mg sin थीटा इधर रहा होगा, एक फ्रिक्शन इधर रहा होगा, और ये दोनों कट गए होंगे, तो नेट ये सेंट्रिपिटल दे रहा होगा, मतलब फ्रिक्शन यहां पे इस पॉइंट पे। टॉप पॉइंट पे देखें, mg sin थीटा इधर है, तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर है और इधर ही है, दूसरा तो है ही नहीं। हाँ सही बात। ठीक है, तो सी की कोई आंसर नहीं है यहाँ पे, तो वैसे तो यहाँ पे जोड़ तो नहीं हमेशा सकता बाहर है। की तरफ आ जाएगा। हाँ सर इधर जोड़ हाँ। नहीं सकता है किधर? फ्रिक्शन ए पॉइंट, ये सी पॉइंट पे। अब टेंजेंशियल काटने को तो है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, हमें पता नहीं ना स्पीड कितनी है। सही है, स्पीड हाँ। हमें पता नहीं। हाँ तो हाँ, ऐसा होगा तो केस बन सकता है। अब केस बन सकता है कि बीच में कभी हॉरिजॉन्टल भी हुआ होगा शायद, अगर फ्रिक्शन यहाँ जुड़ गया तो। हाँ, क्योंकि हमें पता नहीं ना स्पीड कितनी है, हाँ तो पॉसिबिलिटी है कि हॉरिजॉन्टल हो जाए। इंक्लूडिंग पॉइंट बी एंड सी होगा। नहीं, वो तो इस रीजन में आएगा, इन पॉइंट पे तो पक्का नहीं है। हाँ। लेकिन बीच में कहीं आ रहा है, और वो भी जरूरी नहीं आई जाएगा, पॉसिबिलिटी है। यहां तो कभी नहीं आएगा, तो बीसी सही आंसर। चलो 24, 25, ले ले 26, 26। हो गया। चल दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं 25 बताना। हाँ। तो इस पे kx इधर है, इस पे kx इधर है, दोनों का kx दोनों के इंडिविजुअली सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट, सेपरेशन 1 मीटर, फ्रिक्शन their separation 1 meter, friction is sufficient to avoid the spring between them as shown in stretched and applies a force. Okay, force दे रखा है इन्होंने, तो इस पे 5 न्यूटन, क्योंकि हमें यही चाहिए था, इस पे 5 न्यूटन। ठीक है, तो इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2। F1 F2 आर फ्रिक्शन ऑन 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम, ये 1 ये 2। ठीक है, अब क्या निकालना है, सेपरेशन 1 मीटर, ओमेगा दे रखा है, ओमेगा निकालना है। ओके, ये मेरे ख्याल से मिड पॉइंट है शायद। हाँ सिमेट्रिकली रखे हैं। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिकली लिखा है। ओके, लिखा है, क्योंकि ये अननोन आ जा रहा था तो एक्स्ट्रा। तो ये 1 मीटर, ये हाफ मीटर, हाफ मीटर, एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर 1/2, ओमेगा स्क्वायर 1/2। बस फ्रिक्शन निकाल लो इससे, F1 F2। तो फ्री बॉडी डायग्राम लगा के आंसर नहीं आया? आ गया। जैसे पहले केस में ओमेगा स्क्वायर, इसमें 1 पे ये 5 न्यूटन इधर लग रहा है, सेंट्रिपिटल ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन 3 पीछे होगा। या तो स्यूडो से सोच लो, या तो स्यूडो से लगा लो कि 2 न्यूटन का स्यूडो है, इक्विलिब्रियम है, तो फ्रिक्शन 3 होगा। क्लियर? ऐसे ही दूसरे में ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एक्सेलरेशन कितना है इसका भी 2 का ही है, तो स्यूडो आएगा 4 न्यूटन।
फ्रिक्शन आएगा 5 न्यूटन, तो यहाँ फ्रिक्शन आएगा 1 kx आएगा। आगरा आंसर है। चेन्नई निकाल के देख लो, शायद चेन्नई भी आंसर है। √10 बिल्कुल है। बॉम्बे ओमेगा की वैल्यू 3, फ्रिक्शन 0.5, ओमेगा इसका 9, 4.5 बॉम्बे भी। चलो 26, 27, 28। 27. 27. A particle to move in a tangential acceleration 0.6 slips where total acceleration become, find the angle. इसका तो कुछ पाई के टर्म्स में आ रहा था शायद। If the angle that Degrees में would नहीं have आया वो। turned before starts to ठीक slip, है 180 का मल्टीप्लाई क्या करना करो? सर आ गया फिर तो वो डिग्री 180 का मल्टीप्लाई करना। डिग्री हाँ, है, 180 का डिग्री आ टू द गया पाई आ गया। थीटा में नहीं पाई नहीं बाय करूँ। 180 करूं? अब आंसड़ा रे। हाँ मेरा नहीं कर देखो रहा था, पता टोटल 1 है, मतलब दूसरा वाला 0.8 है, नहीं। ए टेंजेंशियल 0.6 है, टोटल 1 है, तो हाँ, ए सेंट्रीपिटल 0.8 है, तो ओमेगा हाँ। स्क्वायर आर की वैल्यू 0.8 है। हाँ। क्लियर? रेडियस दे रखी होगी कितनी है? आर के टर्म में छाप लो, कट जाएगा। हो सकता है आर कट जाएगा। क्या पूछा? थीटा ही पूछा होगा, फिर डिस्टेंस पूछा ही नहीं होगा ना। थीटा ही पूछा है। चलो हाँ, तो ओमेगा सेंट्रीपिटल, ओमेगा की वैल्यू 0.8 बाय आर का √, ठीक है। इस दौरान टाइम कितना लगा? ओमेगा आर बाय अल्फा 0.6। ये समझ में आया? टाइम v बाय जी, v बाय ए से, ये टाइम है, तो A थीटा by कैसे निकलेगा? क्या हुआ? 0.6 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ना? हाँ तो स्पीड बाय टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से ही तो टाइम मिल जाएगा। ठीक है हाँ। स्पीड इक्वल टू at लगेगा ना, कांस्टेंट है। ओमेगा आर a 0.6 है, ठीक नहीं आया? सही है। ठीक है, अब हमें थीटा निकालना है। हाँ। तो थीटा आएगा एवरेज वेलोसिटी, तो ओमेगा प्लस 0/2 इंटू टाइम ओमेगा आर बाय 0.6, ये थीटा आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर आर बना ऊपर 1.2, तो 0.8 बाय 1.2, समझ गए? तो 2/3 रेडियंस इंटू पाई बाय 180, सॉरी 180 बाय पाई 180 डिग्रीज, तो 120 बाय पाई डिग्रीज। 6 आ गया। 24। हाँ 24 में देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये होगा, नॉर्मल रिएक्शन इस पे बाहर की तरफ आएगा, हाँ। mg नीचे आएगा, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कटेंगे। तो अगर ये हाँ। एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। हाँ। तो n का, ये 2n नहीं है, ऐसे इनफाइनाइट n है, समझ गए ना? तो ऐसे इनफाइनाइट n है, तो सभी n का वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू mg, ठीक। अब सेंट्रीपिटल के लिए देखें, क्या पूछा है? टेंशन इन द चेन। तो n की वैल्यू हमें मिल गई mg बाय साइन थीटा। तो अब जरा सोचो, n का ये कंपोनेंट बाहर धक्का दे रहा है, सोच पा रहे हो? हाँ। ये बाहर n का कॉस कंपोनेंट धक्का दे रहा है, और एक सेंट्रीफ्यूगल भी धक्का दे रहा है। तो हम सीधे ये टेंशन की वैल्यू, याद आया, F रेडियल अपॉन 2 पाई लिखते हैं। F रेडियल अपॉन 2 पाई। और रेडियल स्केलर समेशन तो n cos थीटा एक आ गया, m ओमेगा स्क्वायर आर दूसरा आ गया, अपॉन 2 पाई। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg बाय साइन थीटा, तो mg कॉट थीटा बाय 2 पाई। m से m कट गया, सही है ना? mg cos थीटा बाय 2 पाई, इसी टर्म में छोड़ दो, कौन दिमाग लगाए। अब देखो आंसर यही है, देखो
तो थीटा इक्वल्स कॉन्सेप्ट टू ये 0 था। पे हाँ थीटा हाँ, इक्वल्स तो टू 0 0 पे पे इन्फिनिटी होगा ना, क्योंकि मतलब थीटा इक्वल टू 0 पे पक्का स्लिप कर जाएगी। हाँ अगर अच्छा ऐसी हाँ हुई तो इसको उसको कौन रोकने रोक के पाएगा? लिए हाँ सही बात है हाँ। तो इन्फिनिटी आंसर आ गया, नॉट डिफाइंड आंसर हो गया। तो ये हम ग्राउंड फ्रेम में कैसे करते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में हम ऐसे करते कि टी का रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल के बराबर होता। बता रहा हूं ग्राउंड फ्रेम में कैसे करते। हम इसको छोटा सा हिस्सा डीएम काट लेते। तो इस डीएम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इस पे ये टी इधर लगता, टी इधर लगता, ये डी थीटा ये होता, और इस पे एक, हाँ, इन टी का कंपोनेंट और एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट, तो ये डी एन का कंपोनेंट बाहर की तरफ है डी एन कॉस थीटा, ये मास डीएम है, एक्सीलरेशन अंदर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर, तो 2t साइन थीटा बाय 2 माइनस डी एन कॉस थीटा इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। लिख सकते हैं एफ इक्वल टू एम ए लिखा। अब डी एन की वैल्यू n अपॉन 2 पाई आर आर डी थीटा लिख सकता हूं। n अपॉन 2 पाई कॉस थीटा डी थीटा लिख लिया। यहां टी डी थीटा लिख लिया। यहां डीएम को m अपॉन 2 पाई आर आर डी थीटा लिख सकते हैं। डी थीटा सबके कट गए, वही आंसर आया। ठीक है, सर ये एन हमने ऊपर की तरफ इसलिए लिया ना क्योंकि एमजी को काटना था। एन हमेशा परपेंडिकुलर होगा ना, फिर इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कैसे? हाँ सर वही तो एमजी को बैलेंस एमजी, करना। एन का एक कंपोनेंट एमजी को काट रहा है, एक इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है। मतलब सोचो नहीं भी घूमता तो भी तो पुश करता। ऐसे सुपरपोजिशन टाइप का सोचो, मान लो ये नहीं भी घूम रहा होता तो भी तो नॉर्मल रिएक्शन तिरछा है और एक कंपोनेंट टेंशन पैदा करेगा इसके अंदर। सोचो, बाहर मैं ऐसे सोचता हूं ये कौन है, इस पे मैंने एक चेन नीचे पहना दी तो इस चेन में खिंचाव पक्का आएगा, हाँ नॉर्मल ऊपर ही लगेगा। क्योंकि नॉर्मल ऐसे लगेगा, क्योंकि नॉर्मल लगना ही पड़ेगा तभी एमजी बैलेंस होगा। तो एन का एक कंपोनेंट टेंशन पैदा करेगा, और अभी अब सेंट्रीफ्यूगल भी साथ में लग रहा है कि अकेली ये चेन घूम भी रही होती तो भी टेंशन आती, तो दोनों इफेक्ट जुड़ेंगे। हाँ हाँ आ गया सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 30 बताना है, हो गया सर 29 बताना है। सर 29 नहीं नहीं 29 का आंसर ये क्या है? आंसर बना रहा था बना वन 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 बना रहा था। ठीक है, तो उसमें वही लगाना पड़ेगा √2 h/g, रूट मतलब √2 h/g h/g। ओके हाँ बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल में गिरेगा ना सीधे सीधे। हॉरिजॉन्टल। ये हाइट h है, h से अंडर रूट 2 h/g टाइम बाद नीचे गिर जाएगा। वही समझ नहीं आ रहा था क्वेश्चन दिया क्यों। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा। पूछते हैं, वो एक क्वेश्चन आया तो उसमें रेंज पूछते हाँ रेंज पूछते थोड़ा अच्छा लगता, हाँ क्योंकि वेलोसिटी का भी मल्टीप्लाई करते हैं हम। हाँ हाँ 30 क्वेश्चन हो गया कि बताना है? हाँ 30 कैलकुलेशन बहुत गंदी थी। नहीं तो नहीं आसान तो टी एन एम जी स्यूडो, ये लगना है। इक्वेशन तो बस सीधी ये है, गंदी थी कैलकुलेशन। नहीं आंसर मैच नहीं कर रहा। अल्फा 30 दिया है ना तो रूट टाइप का टर्म आएगा ना। 10 दूसरी लेंथ एक नहीं, वो स्लैंटिंग वाली लेंथ है 10। हाँ 10 ये है। अल्फा कितना है? 30, तो ये 5√3। 5√3 के टर्म्स में आंसर आएगा शायद। देखते हैं। तो t का cos 30 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, और r कितना है? 5√3। 10 cos 30
अच्छा, नहीं आ रहा। मैंने कट गया ना? हाँ कट गया, मैंने एंगल रख दिया। 10m ओमेगा स्क्वायर। मेरे ख्याल से सब कुछ ही दिया है, मास भी दे रखा है। हाँ फिर आ देखो। गया, पता नहीं क्या है। 10 सेंटीमीटर स्ट्रिंग दे रखी है। हाँ वो स्ट्रिंग की लेंथ नहीं ली थी वो already, उन्होंने इसमें रॉड लिया लिखा था तो मेरे को लगा वो जो एक्सिस है वो यही है रॉड। ये हाँ शायद ये मैंने भी यही किया। बाय थिन रॉड ऑफ थिन रॉड अटैच्ड, पढ़ो अच्छा अंग्रेजी, यही है 10। रॉड वो भी दिख रही थी ना एक्सिस वाली। हाँ। चल अभी मेरा आंसर 3 है। तो अब कर लो। 31 हो गया, हो गया। 32 वही ऊपर वाला है। पहले बहुत बार अच्छा। 33 क्लास का क्वेश्चन है शायद। चले, हाँ सर बीसीडी की साइड है। 34 चले चले चले। चले। सिंपली क्या है कि m dv बाय dt f टेंजेंशियल इज इक्वल टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू माइनस म्यू n m v स्क्वायर बाय r। बस ये क्वेश्चन डिफरेंशियल सॉल्व कर दो। 35 36 36 चले बताना है। चले, ये भी डीसीडी का। और तो फिर भी किसी को तो होगी दिक्कत। 37 लग तो आसान सा है। नहीं चले चले एमजे कंपोनेंट लेने के कंपोनेंट लेना कोई देखो। ठीक है, यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम है तो टी का वर्टिकल mg के बराबर है। टी का कॉस पता नहीं कितना है, ये बड़ा हो एमजी के। mg के बराबर जो भी है टी mg से तो बड़ा है। अगले में टी mg से MG का छोटा है, component टी बड़ा इक्वल टू है, mg cos 60 है तो ये mg से छोटा है। अगले में टी की वैल्यू mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r है, mg से बड़ा है। अगले में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg माइनस mv स्क्वायर बाय r है, mg से छोटा है। क्लियर? एक्सीलरेशन में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत थी नहीं। इसका एक्सीलरेशन g साइन थीटा, g से छोटा। इसका एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो t का वर्टिकल कंपोनेंट g से छोटा निकलेगा ये। इसका एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाय r 5g आएगा, g से बड़ा। इसका एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाय r g बाय 4 आएगा। सर इस बॉडी पे दो एक्सीलरेशन। किस बॉडी पे? पहली वाली। क्यों एक ही नहीं होगा? कोनिकल पेंडुलम में स्पीड कांस्टेंट है। ठीक, तो आंसर दिए ना सही। चलो 38 हो गया सर। तो इसमें पहले वाले का जी, पहले वाले का आर दे रखा था ए ग्रेटर देन जी। टॉय कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, स्पीड v इक्वल टू t, मास इसका नहीं बच्चे मतलब का है ऊपर वाले √2। का। किसका? ऊपर वाले का, ऊपर वाले का आपने सॉल्व करा था। तुम थोड़ा पीछे ही चल रहे हो। हाँ, पहले वाले मैं कह रहा हूँ ये एंगल भगवान जाने कितना है, 60 है शायद, है ना। तो t cos 60 mg के बराबर है और t sin 60 m ओमेगा स्क्वायर r। तो यहाँ पे पहले में t की वैल्यू 2 mg और एक्सीलरेशन की वैल्यू √3, नहीं उल्टा उल्टा g बाय √3। 60 कौन सा है? वर्टिकल के साथ था ना 60, √3g। सॉरी, पहले का आंसर ये। दूसरे का आंसर एक्सीलरेशन g साइन थीटा, टेंशन mg बाय 2। तीसरे का टेंशन mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r मतलब 6 mg। वेल एक्सीलरेशन 5g ऊपर की तरफ। अगले में एक्सीलरेशन g बाय 4 नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस mv स्क्वायर बाय 4 बाय r 3 mg बाय 4। अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? पहले का आंसर p r सही, ये है आंसर फाइनली, है ना। 38 हो गया। दिल्ली वाला 38 का दिल्ली।
कार अगर t इक्वल टू 3 पे स्लिप कर रही है तो t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी 3। तो इसके पास एक्सीलरेशन है 1 का, एक एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाय r 9 का, सेंट्रिपिटल 9 का, तो रिजल्टेंट √82 और दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू जी। जी की वैल्यू 10 तो म्यू √82 बाय 10। क्या है ये? तो एक भी नहीं है। फिर p है, p ग्रेटर देन इक्वल रेंज में आएगा। क्या सही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की रेंज है इस ना, पूछा है इस हाँ, तो इसमें लेकिन तो उसके फिक्स साथ वैल्यू साथ मैच आएगी। नहीं कर रहा था। हाँ एक भी नहीं यार। लास्ट का आंसर क्या दिया? पी। ये C1 टेस्ट में आंसर से कैसे ही था क्वेश्चन। सर QR होगा ना इसका आंसर फिर? किसका? सर ये म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग 0.9 से बड़ा है ना? 0.9 हाँ तो ये 0.9 से बड़ा। एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए। क्यों सर स्टैटिक फ्रिक्शन है ना? अरे तो ये तो इस पे स्लिप करने ही चालू कर दिया तो म्यू की वैल्यू ही मिल गई ना हमें। अच्छा 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 म्यू की वैल्यू ही मिल गई, रेंज थोड़ी है। स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। हाँ म्यू की वैल्यू ही मिल गई, एक भी आंसर नहीं है, ये होना चाहिए। 0.9 आया। हाँ 0.9 कुछ हाँ चेन्नई मेरा भी है। हो गया। चेन्नई वाला भी फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द कार एट अबव इंस्टेंट। अबव इंस्टेंट मतलब कौन सा होता है? एक्सीलरेशन। ओके, जब एक्सीलरेशन की वैल्यू तो ए टेंजेंशियल हमेशा 1 है, तो ए सेंट्रिपिटल 1 है, तो ए नेट √2 है, सही है ना? तो ए नेट √2 है तो फ्रिक्शन की वैल्यू m ए नेट होगी, m इंटू √2। √2 इस सेंट्रिपिटल 1 के साथ एट द इंस्टेंट 2 आया। हाँ एट है तो द 2 ही। इंस्टेंट ए सेंट्रिपिटल। अरे ए से रिलेटेड है ये ऑप्शन से। चलो आ जाओ 39 पे। हो गए थे शायद क्लास में। हो गया था। चलो तो वर्क पावर एनर्जी का एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें बेसिकली ये है मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं मान के ये चला हूं कि वर्क पावर एनर्जी आपको तो आता है और आता भी होगा। आता है ना? मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है। वर्क एनर्जी थ्योरम में भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, बस मेन कॉन्सेप्ट जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस किया है। तो लेक्चर देखने में मजा तो आएगा आपको, नई नई चीजें मिलेंगी कुछ। तो लेक्चर देखना है और मैं शीट शेयर करूंगा, उस शीट को करना है। शीट कभी भी करो, लेक्चर देखने के पहले बाद में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने शीट के क्लास में ही लिए हैं, होमवर्क में दिए होंगे, क्लास वर्क में शीट के क्वेश्चन। तो वीडियो अभी देखनी है या? अरे वो अपलोड तो हो जाए, बहुत बड़ा है, बहुत टाइम ले लिया उसने। मतलब वीडियो तो बड़ा नहीं है, वीडियो तो 1 घंटा 30 मिनट का है, कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लिया। कल जूम मीटिंग नहीं है? कल अच्छा क्वेश्चन है, कल जूम मीटिंग शाम को ही करेंगे। कल भी यही डिस्कशन होगा इसी शीट का, तो वीडियो देख लेना और हम शाम को करेंगे जूम मीटिंग। ठीक है, सेम टाइम मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम्हारा हो गया काम तो। टेस्ट कौन से डेट को? ओके रुको, मैं फाइनल डिसाइड ही कर देता हूँ, रट्टा खत्म करता हूँ। हाँ टेस्ट तुम्हारा है 15 तारीख को, वो शिफ्ट हो गया है। लॉकडाउन था तो पेपर ही नहीं बन पा रहा हमारा। 15 तारीख को है ना? सिलेबस में तो जो लिखा है उसी में जोड़ लेना जितना भी हो गया है। सिलेबस एडवांस का आएगा, क्या है, मैकेनिक्स अप टू सेंटर ऑफ मास प्लस 12th पार्ट पूरा जो भी आता है। ठीक है, ये आएगा एडवांस का। मेंस का जो लिखा हुआ है वही आएगा। मेंस में भी रफली यही मानो, मेंस में भी रफली यही रहेगा क्योंकि 12th पार्ट पूरा रिवाइज हो चुका है, तो मेंस में भी यही आएगा। मेंस में लेकिन रोटेशन इंक्लूडेड है क्योंकि मैं रिवाइज करा चुका हूँ। मेंस भी देना होता है ना? अब बिल्कुल देना होता है। पेपर नहीं दोगे मेंस का? हाँ नहीं, अब हाँ देना है क्योंकि जो पार्ट में रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि सब थोड़ी ना हो पाएगा। तुम बाकी जैसे मैकेनिक्स पार्ट 2 है, 12th के पार्ट हैं, वो भूल नहीं जाओगे। हाँ। तो वो तो देना ही है। ठीक है, उससे थोड़ा फिजिकल का क्या करें? काय का?
फिजिकल एजुकेशन कोड आ रहे हैं ना, पढ़ ली। फिजिकल बोर्ड आ रहा है? इंग्लिश तो आपने Physical हमने तो पढ़ा दी थी, अरे, पढ़ ली दोबारा। Physical तो पता नहीं क्या है। सुनो, मुझे Physical तो रोटेशन बता- तक ही रिवाइज करवाना है। रोटेशन के बाद मैंने अच्छे से पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद। सर फिजिकल एजुकेशन भी कर फिजिकल कुछ नहीं पढ़ा हाँ तो 20 सुनो, 20 के बाद कोई क्लास नहीं होनी यार। 20 के बाद तुम फ्री हो। हाँ तो 20 के तो वो तो अब मेंस तुम्हें सब जुगाड़ करनी है। 20 के बाद फ्री हो। इसके आगे बाद देगा? टेस्ट क्या? क्या? टेस्ट लिखे थे, टेस्ट होंगे ना? हाँ देखो, एडवांस वालों को एक वर्क पावर एनर्जी का वीडियो देखना है, और सेंटर ऑफ मास और रोटेशन के देख रखे हो तो नया वीडियो नहीं आएगा, सिर्फ रोटेशन का एक लास्ट आएगा वीडियो, एंगुलर मोमेंटम और इम्पल्स का। ठीक ठीक ठीक। तो इसके दो और इसके दो ये देखने हैं। अगर देख रखे हो तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम बच्चों ने देख रखे हैं। हाँ हाँ 11th में सक्रिय नहीं वही है ना, पहले तो देखे थे सर। मार्च में दिए थे पिछले साल। मार्च में दिए थे तो वही। एक बार देख लेंगे। एक बार और देखने का मन है। हाँ 11th में वैसे तुम लोग एक बार देख चुके हो उन वीडियोस को, फिर भी चलो 2 बार फास्ट देखे थे फॉरवर्ड सर। करके देख लेना। हाँ वो हाँ। देखिए, कुछ कुछ है पार्ट ना? बहुत ज्यादा रोटेशन का अच्छे एक लेक्चर और मैं लास्ट में बनाऊंगा, जिसमें मैं इम्पल्स के क्वेश्चन लूंगा और 3D वाले रोटेशन कुछ लूंगा, है ना? तो ये है वर्क पावर एनर्जी। अच्छे से देखो पहले, ये इंपॉर्टेंट है ना? कोई दिक्कत है तो फिर ऐसे करते हैं, मैं कल नहीं परसों मॉर्निंग में डिस्कशन करूंगा इसका। सर और मैथ्स और केमिस्ट्री परसों में 1 मिनट ये डिस्कशन करूंगा इसका। क्या है वर्क पावर एनर्जी का। एडवांस में सबके लिए शीट सेम है। 9:30 बजे से तो केमिस्ट्री होती है ना। परसों? हाँ हाँ तो कल मेरा नंबर है मतलब? कल आज आपकी क्लास है। आज केमिस्ट्री वाला अरे नंबर सॉरी, है। उल्टा था तो कंफ्यूजन हो गया फिर। शाम को डिस्कस कर लीजिए। गंभीर कंफ्यूजन। तो कल शाम तो शाम को कर सर लीजिएगा। शीट कितनी बड़ी है? ज्यादा बड़ी होगी तो देख लेंगे, तो कल छोटी हो पता नहीं यार, 40-50 क्वेश्चन तो होंगे। हाँ तो हो जाएगी। दोपहर में रखते हैं ना। शाम को रख लेंगे। 40-50 होंगे, उनमें 8-10 मैंने क्लास में करा दिए होंगे, तो 40 होंगे मैक्सिमम। तो क्लास में होगा। वर्क पावर हम एनर्जी है करेंगे। वैसे जल्दी जल्दी हो जाते हैं इसके क्वेश्चन। रोटेशन सेट बस एक ही दिन में दोनों वीडियो देख लेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं, एक एक दिन में एक एक ही देखो, कोई जल्दी नहीं। सर वो तो बाद में देख लेंगे ना, वर्क पावर करनी है। क्या क्या? अभी तो सिर्फ वर्क पावर करना है ना, बाद में अभी देख- वर्क पावर एनर्जी करना है, तो कल शाम को ही रख देता हूँ डिस्कस। शाम तक कर लोगे शीट? और तो कुछ काम है नहीं कल। हाँ शाम तक हो जाएगी। अभी बैठे तो तिवारी सर का कुछ काम नहीं है तो केमिस्ट्री और मैथ्स का बहुत काम है। शाम को तिवारी सर की भी होती है कल। क्या? हाँ कल अच्छा, वो कल तो उनका नंबर कहाँ है? कल तो मेरी है यार। वो मेंस वाली में ही नहीं, बुला कल लेते के तो हैं। मेंस वाले में मेंस आता है। वाला तो दोनों दिन लेते हैं वो क्लास। अरे यार बड़ी समस्या है यार। सर से कहता हूँ, रिकॉर्डिंग भी मानते नहीं ही नहीं, बोलते करते। छोटा छोटा पढ़ाता हूँ मैं तो। नहीं वो रिकॉर्डिंग भी नहीं करते, दिक्कत आपने ये बोली है। है क्या? और रिकॉर्डिंग भी नहीं करते तो। मेंस में नहीं जाएंगे सर। टेक्निकली दिक्कत होती है।